नरेंद्र मोदी आपसे कहते हैं कि विदेश मत जाओ, आपसे कहते हैं सोना मत खरीदो, आपसे कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। आने वाले समय में किसान के पास खाद नहीं होगा, आर्थिक तूफान आ रहा है। आप देखना कुछ ही महीनों में महंगाई कहां जाती है, पेट्रोल के दाम कहां जाते हैं, डीजल के दाम कहां जाते हैं, गैस के दाम कहां जाते हैं, दाल चावल के दाम कहां जाते हैं। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। हेलो एवरीवन, अब क्या बोलूँ मैं। अभी आपने ये जो इंटरव्यू सुना, जो छोटी सी मैंने क्लिप आपको बताई है राहुल गांधी की, राहुल गांधी को किस तरीके से समझाए भाई कि तुम जो बोल रहे हो वो तुम पैनिक बटन दबा रहे हो। पब्लिक इतनी पागल नहीं है, पब्लिक को ये बातें समझती है जो तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो, और पब्लिक ये बात जानती है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है। तेल हमारे देश में नहीं होता है, तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, और जब बाहर से हम तेल मंगाते हैं ना, तो तेल मंगाने के बाद तेल हो जाता है महंगा। तेल महंगा इसलिए हो जाता है कि जब वो बाहर से आता है तो शिप से आता है, पाइपलाइन है नहीं हमारे पास, क्योंकि हम अरब कंट्रीज़ के आसपास नहीं रहते। अब वहाँ पे उसके हमको शिप्स के क्या बोलते हैं, हमें वो भी इंश्योरेंस लगता है, शिप के क्रू मेंबर्स को पैसा देना पड़ता है, कई कंट्रीज से वो पास होता है, कई सारी लाइसेंसिंग होती है, ये सब के बाद हमको मिलता है। हमारे देश में पेट्रोल इकोनॉमी पे चलता है, एक टाइप से बोला जाए तो हम डीजल इकोनॉमी है। हमारे यहाँ ट्रक्स वगैरह से ही सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, बसेज उसी से चलती है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है। अब नरेंद्र मोदी जी को एक क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं क्या फॉरेन कंट्री मत जाओ, फॉरेन ट्रिप मत जाओ, और गोल्ड मत खरीदो। चलो एक एक पॉइंट ब्रेक करते हैं आपका। नरेंद्र मोदी जी ने बोले कि आप फॉरेन कंट्री मत जाओ, वो इसलिए नहीं बोले, वो जाने मना नहीं करते, बहुत ज़रूरी काम है बिल्कुल जाइए, आप जाना ही पड़ता है, क्या करेंगे, बिजनेसमैन हो तो जाना पड़ेगा। बट अगर आपको काम नहीं है तो आप अपनी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी डॉलर्स में कन्वर्ट करके फॉरेन ट्रिप अगर जा रही है तो हमारे यहाँ का जो फॉरेन रिजर्व्स है वो खत्म होता है, क्योंकि आरबीआई को फॉरेन रिजर्व्स की तब ज़रूरत पड़ती है जब रुपए बहुत ज़्यादा गिरता है, तब फॉरेन रिजर्व्स को वो बेच कर, यानी डॉलर्स को बेच के रुपए को स्टेबलाइज करता है। अभी देखिए रुपए की हालत बहुत ख़राब है, रीज़न अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, कोविड के समय से ही दिक्कत जा रही है, क्योंकि ये जो सरकार है ये 5 साल से तकलीफ ही झेल रही है, एक के बाद। कभी कोविड देखी, अभी फिर वॉर देख ली, इसके पहले यूएस का क्लैशेस देखा, यूएस के सैंक्शंस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि नरेंद्र मोदी जी हर जगह सही है, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आप हर जगह आप गलत है, लोपी साहब यानी राहुल गांधी जी। बट राहुल गांधी जी, आपको जब पब्लिक के साथ बात करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ना अपने लहजे में थोड़ा सा सही लगे। शुरुआत अपने नरेंद्र मोदी जी से करी, प्रधानमंत्री है वो, आपके विपक्ष में है, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तो उनकी सरकार गिरा सकते हैं। बट एक नेता को जब एक एलओपी है, एक मतलब संवैधानिक पोस्ट पे आप बैठे हैं, तो आपको बहुत तरीके से बात करनी पड़ती है। आपने धीरे धीरे तू तड़क में आ गया, तो आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि फॉरेन से जो चीज़ आती है वो इंडिया में आती है। मैंने सुबह ही एक वीडियो डाला था, पता नहीं बहुत सारे लोगों को तो आधे से ज़्यादा को समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, मैं कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं पढ़ते पढ़ते मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि इंडिया में 2 चीज़ें होती है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हम WPI बोलते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। होलसेल प्राइस मतलब होलसेल में सामान लिया हुआ जो कंज्यूमर तक पहुंचता है मार्केट में, वो रिटेल में बिकता है। तो अगर होलसेल प्राइस बढ़ता है, अगर हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं, अगर वो हमें महंगे में मिल रहा है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस मिलाकर वो चीज़ महंगी हो जाएगी, जो पब्लिक तक जो ग्राउंड लेवल पर पहुँचेगा वो भी काफ़ी महंगा मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पब्लिक को समझानी पड़ेगी, पब्लिक को आप एजुकेट करो। आप क्या कर रहे हो बॉस, आप ना पब्लिक को एजुकेट कम कर रहे हो, आप पब्लिक के साथ खेल ज़्यादा रहे हो, आप पैनिक बटन कर रहे हो। आपको क्या लगता है पब्लिक पागल है, पब्लिक को समझता नहीं। अगर एक साथ में 25 रुपये बढ़ा देंगे तो आप तो बोले एकदम से बढ़ा दिए। देखो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है उस हिसाब से क्या बोलते हैं रेट्स को बढ़ाया जाता है। अभी प्रति डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है, 113 112 का रेट चल रहा है। अब देखो आप जो बोल रहे हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि $150 प्रति बैरल चला जाएगा, वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगा, मुझे नहीं लगता उतने तक जाएगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे नहीं लगता उतने तक जाएगा, उसके पहले ही सब चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है
आप बोल रहे हो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलता। भाई पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल पहले मिलता था कंपनी से वो देती थी वो क्रेडिट में, अब उन्होंने बोला हम क्रेडिट में नहीं देंगे, आपको लेना तो आप अभी कैश पेमेंट कीजिए और एक ट्रक हम आपके यहाँ भिजवा देंगे, क्योंकि मार्केट में फॉरेन कंट्री से वो महंगा मिल रहा है। तो यहाँ पे वो लोग उनको एक टाइम पीरियड, एक ग्रेस पीरियड नहीं दे पा रहे। दूसरी बात, 1500 करोड़ का डेली घाटा हो रहा है। तो अभी जो 4 रुपये बढ़ा है, 3, साढ़े 3, 4, पहले 3 रुपये बढ़ा था, अभी 80-90 पैसे बढ़ा है पेट्रोल डीजल के भाव में। ये जो 4 रुपये बढ़ा है ये 750 करोड़ रुपये का लॉस को रिकवर भी कर चुका है। अब देखिए लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनीज को लॉस में होगा तो कंपनीज जो है उनके पास रेवेन्यू नहीं रहेगा, रेवेन्यू नहीं रहेगा तो फॉरेन कंट्री से तेल कैसे मंगाएंगे। अब रही बात ये चीज़ आपको तेल की क्लियर हुई होगी कि तेल अगर पूरी दुनिया में महंगा रहेगा तो इंडिया भी उससे, यानी हमारे भारत देश भी अछूता नहीं है, हमारे भारत देश को भी उस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। और सभी से ये विनम्र विनती है कि ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं खरीद सकते, लाख रुपए की महंगी है, तो आप अपनी गाड़ी को सीमित दायरे में चलाइए, जब ज़रूरत हो तभी निकालिए, अपने ऑफिस तक जाइए, ऑफिस से वापस आइए, शेयरिंग कीजिए। और अगर हो सके, अगर आसपास अगर आपको जाना है जो कि ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर करीब होगा या 1 किलोमीटर होगा, तो पैदल चले जाइए, थोड़ी सी हेल्थ बन जाएगी आपकी, आपका पैसा बच जाएगा, ट्रैफिक में आपको गाड़ी को पार्क करने की टेंशन नहीं रहेंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, पोल्यूशन लेवल भी डिक्रीज होगा, कुछ दिन आपको संयम रखना पड़ेगा। ये हो गया पहला पॉइंट, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि भाई फाइनेंशियली किस तरीके से होता है। सेकेंड पॉइंट राहुल जी बोलते हैं, राहुल गांधी साहब, कि फॉरेन कंट्री क्यों जा रहे हो। मेरा ये कहना है भैया, वो 5 देशों की जो यात्रा करने गए ना, वो आपके जैसा छुट्टी मनाने नहीं गए। आप इलेक्शन हारने के बाद छुट्टी मनाने जाते हो, भगवान जाने वहाँ जाके कौन सी तपस्या करते हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुस में जाके कौन सा शाही स्नान करते हो। वो इंसान गया है ना तो इसलिए गया 4 देशों से बात करके आएगा, ऑयल के बारे में बात करके आएगा, माइक्रोचिप्स के बारे में बात करके आएगा, कि इंडिया का अगर कोई जॉब सेक्टर बंद होता है तो लोगों के पास दूसरा जॉब उनसे दिला सके। आप क्या करते हो, आप जाते हो, नारियल का पानी पीते हो, बीच के पास बैठते हो, घूमते फिरते हो, और उन लोगों के बीच में, डीप स्टेट के बीच में जाके बैठते हो जो देश को गिराना चाहते हैं, और उनकी हाँ में हाँ मिला के अपने देश के बारे में, अपने देश को गाली गलौज उस देश की धरती से, उस देश के सॉइल पे जाके करके आते हो इन द नेम ऑफ वेकेशन। तो राहुल गांधी जी, आपको ये बात समझना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सब कुछ। मेरा कहना है विपक्ष का के लिए बैठा है, कंचा खेलने के लिए, कंचा खेलने के लिए बैठे हो क्या आप वहाँ जाइए, आप भी अपने स्तर पे वहाँ की गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं, आपको भी अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। शायद आपने पढ़ा नहीं है, या आपके कांग्रेस के जो नेता हैं ना आपको बताते नहीं है, इसलिए आप अभी तक हारे जा रहे हो। आप जाइए वहाँ पर, आप जाके बैठिए उनकी सरकार से, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलिए, उनको बोलिए कि भाई हम आपके यहाँ से तेल चाहते हैं, आप कितनी रियायत दे सकते हैं, आप करिए ना नेगोशिएट। आप ये क्यों सोचते हैं हर बार कि भारत सरकार आके नेगोशिएट करेगी, नरेंद्र मोदी जी नेगोशिएट करेगा, हरदीप सिंह पुरी जाके नेगोशिएट करेगा, एस जयशंकर ही नेगोशिएट करेगा, निर्मला सीतारमण ही नेगोशिएट करेंगे। इन्होंने ठेका लेके रखा है कि भाई इनको डिपार्टमेंट दिया, अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। आप भी तो कर सकते हैं, आप भी तो देश के नागरिक हो। इतना हाथ में आप जो घुमाते हो, लाल कलर की बुक दिखाते हो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर तो आपको भी है। आप जाके वहाँ की गवर्नमेंट से बात कीजिए, वहाँ से फ़ोन मिलाइए नरेंद्र मोदी जी को, बोलिए नरेंद्र, आप तो डायरेक्ट बात कर सकते हो भाई, यहाँ पे तो एलओपी हो, आपको मना नहीं करेंगे प्रधानमंत्री बात करने के लिए। आप बोलिए सर मैंने यहाँ पे बात किया है, अपने को यहाँ से और सस्ता तेल मिल सकता है, एक काम कीजिए, एक इमीडिएट टीम भेजिए, मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, वो टीम बात करेगी, मैं केवल मिलवा देता हूँ। इतना काम आप नहीं कर सकते। आप इतना काम कर नहीं सकते तो आप बोलिए मत, लोगों को पाठ मत पढ़ाइए, लोगों को पाठ पढ़ाना बंद कीजिए। तो राहुल गांधी जी, आपको दोनों चीज़ के आंसर मिल गए होंगे आपके। तीसरा, आप बोलते हो गोल्ड नहीं खरीदना। गोल्ड कोई एसेंशियल चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। द वर्ल्ड्स ओनली मेटल विच इज़ प्रेशियस बट ओनली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अदरवाइज गोल्ड के हार और चेन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी ब्याह में काम आता है, अपनी बच्चियों को सब देते हैं, अपने बच्चों को सब देते हैं, मैं मानता हूँ। उसके अलावा जो साल भर खरीदी होती है ना वो गलत है, क्योंकि इंडिया का 90% गोल्ड जो है वो बाहर से आता है, सिर्फ 10% ही इंडिया जो है वो माइनिंग करता है गोल्ड को, तो उसमें भी फॉरेन करेंसी खर्चा होती है। और आप अगर इतनी बात कर रहे हो कि देश के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए फॉरेन ट्रिप में, तो सबसे पहले आप फॉरेन ट्रिप जाना बंद करो, और सबसे पहले तो आप जो है ना गोल्ड वगैरह खरीदना साल में बंद करो, गोल्ड के बॉन्ड खरीदना बंद करो। आप सबसे पहले जितनी भी नेता है, चाहे वो विपक्ष के रहे चाहे पक्ष के रहे, चाहे बीजेपी सरकार के रहे चाहे वो कांग्रेस सरकार है, मैं सबसे पहले इनको बोलता हूँ, आप अपनी पेंशन लेना बंद करो। 10-10, 12-12 पेंशन लेते हो आप, इतने सालों से जीतते आ रहे हो, इतनी पेंशन लेते हो। आधे से ज़्यादा जो हमारा खजाना है ना, लोगों का जो टैक्स है, लोगों का जो जीएसटी है ना, वो आप लोगों को सैलरी देने में जाता है। एक सबसे बड़ी सैलरी लो। लर्न वन थिंग फ्रॉम पंजाब। पंजाब में एक ही सैलरी मिलती है सबको, 10 पेंशन नहीं मिलती। यहाँ तो कॉर्पोरेटर का भी पेंशन ले रहे हैं, और नगर पालिका का भी पेंशन ले रहे हैं, फिर लोकसभा इलेक्शन का भी ले रहे हैं, एमएलए का भी ले रहे हैं। तुम सभी का ले रहे हो भाई, हमारे लिए क्या बचेगा? इसलिए तो हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम है। रीज़न, हमारा आधा जीडीपी और आधा जीएसटी तो तुमको भरने में चला जाता है, और तुम लाल बुक लेके घूमते हो, दूसरे देश में जाके डिनर करते हो और अपने देश को गाली बकते हो। अरे हमारे पैसे से तुमको मिलता है, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत की कमाई है। हम जो टैक्स भरते हैं ना, चिप्स का पैकेट लेते हैं, एक कोको कोला लेते हैं ना, उससे मिलता है। शेम ऑन यू। अब दूसरा, इतनी बड़ी बातें करते हो ना बॉस, कसम से बोलता हूँ जितने कांग्रेस वाले सुन रहे होंगे, मैं एक टीचर हूँ। मिस्टर राहुल गांधी जी, माननीय एलओपी जी, मेरे साथ 10 मिनट बैठ जाओ,
आंखें जलेगी तुम्हारी, पर रोने नहीं दूंगा तुमको। पूरा इकोनॉमिक्स सिखा दूंगा तुमको A to Z, पूरा 1947 से सिखा दूंगा। 1847 में जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो पहली लड़ाई हुई थी ना, उससे तुमको पूरा हिस्ट्री बता दूंगा। लाल किताब लेना लेकर घूमना भूख जल, वो लाल किताब की ना बेइज्जती मत करो, वो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, रिस्पेक्ट करो उसकी। ये तुम्हारे हार्वर्ड और जो तुम ये पढ़ के आए हो ना, हार्वर्ड और कौन सी हो यूनिवर्सिटी और ये कह रहे हो, पता नहीं भगवान जाने कौन सी फॉरेन यूनिवर्सिटी, तुम्हारे दादाजी ने, नहीं दादाजी नहीं, तुम्हारे नाना जी ने आईआईटी खोले थे हिंदुस्तान में। तुमने आईआईटी में क्यों नहीं पढ़े? तुम हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्यों पढ़ने के लिए गए? पहले तो तुम हमको ये आंसर करो, हमको ये बोलने से पहले कि हम कहीं बाहर ना जाए पढ़ने, तुम पहले बताओ तुम क्यों भगोड़ापना करके तुम बाहर पढ़ने के लिए गए थे? ये मेरा सवाल है तुमको। हो गया राहुल गांधी जी, तुम्हारा एपिसोड अब खत्म। पैनिक बटन अब पैनिक लोगों में फैलाना बंद करो। बाहर से जो चीज़ आती वो महंगी रहेंगी, महंगी मिलेगी। मार्केट में पूरी दुनिया में यही हाल चल रहा है। 44% हाइक हुई है, प्राइस हाइक। यूएसए का खुद का, यूएसए के पास पेट्रोल डीजल सब कुछ है, खुद का क्रूड ऑयल है, तब भी वहाँ 44% हुई है। हमारे यहाँ उतनी नहीं हुई। हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लोगों को एकदम से हम एक्सटर्नल शॉक नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है। मैं खुद एक मिडिल क्लास का हूँ, आपके जैसा थोड़ी रईस हूँ। आप तो हर ही महीने जाते हो घूमने, कोई भी इलेक्शन चुनाव हारे, मंथन करने के लिए आप फॉरेन चले गए। आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी कम पड़ता है क्या? मन्नार चले जाओ, केरल चले जाओ, कितनी सुंदर जगह है। रामेश्वरम चले जाओ, पर नहीं, आपको फॉरेन कंट्री जाना है। क्या वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मूज भले ही बंद रहे, मगर आप जाके शाही स्नान लोगे वहाँ पर। जैसे हम गंगा स्नान करते हैं ना, गरीब लोग हिंदुस्तान के मिडिल क्लास फैमिली के, आप शाही स्नान करके आओगे स्टेट ऑफ हॉर्मूज में। तो जाओ भाई, करो। तुम रहते क्या किलो यार हिंदुस्तान में, चले जाओ ना, कौन मना कर रहा है? क्या मतलब है? हमारी एक जन की पेंशन बचेगी, दूसरे को एलओपी बना देंगे। यू डोंट डिजर्व टू बी एन एलओपी सर, टू बी वेरी फ्रैंक, टू आई एम वेरी सॉरी टू से, you don't deserve it. You just got because you are a part of nepotism in politics. Rahul Gandhi's chapter is over now from my side. अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश जी, आप बताओ, आप इतनी बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हो, सपा पार्टी ये करती, सपा पार्टी वो करती है, आप फॉरेन ट्रिप क्यों जाते हो? इतनी सारी पेंशन क्यों लेते हो? हिंदुस्तान में आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपने कैम्ब्रिज और बाहर की यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ा? मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में पढ़ते ना तो आप पास ही नहीं हो पाते थे। फॉरेन कंट्री में पैसा फेंको, पास हो जाओ। किसने देखा आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड में पढ़े भी है? किसने देखा मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है? सिर्फ नाम रजिस्टर करा दिए होंगे, वहाँ पे आराम से घूमते रहे होंगे, हॉस्टल में रहते रहे होंगे। Who saw? I didn't saw. We all Indians didn't saw. We just got your degree. You are same like Rahul Gandhi, having a degree, having core of knowledge, but not with Indian ethics, not with Kautilya Shastra of Chanakya, but the nepotism charter and nepotism shastra of Western ideology. Akhilesh Yadav, chapter is over from my side with an explanation. 2 का दे दिया, अब तीसरा पकड़ता हूँ मैं अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक बात बताओ, आप तो IITian हो, फॉरेन कंट्री तो आप भी जाते हो ना? एज ए चीफ मिनिस्टर जाता है इंसान फॉरेन कंट्री, भाई दूसरे स्टेट के मिनिस्टर से मिलता है, उनसे सीख कर आता है कि आप अपने देश को कैसा कर रहे हैं, हमें भी वैसा करना चाहिए। वैसे टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करते हैं। आपसे एक सवाल है मेरा, अगर आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे तो दिल्ली में आपने हर एक CBSE स्कूल और हर एक स्टेट स्कूल में, चलो CBSE छोड़ दो, स्टेट स्कूल में जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है, आपने 100% फ्री एजुकेशन क्यों नहीं किया? आप किस बेस पे गाना गाते हो कि हिंदुस्तान में 100% फ्री एजुकेशन होना चाहिए? आपने दिल्ली के IIT में सीट्स क्यों नहीं बढ़ाई? आपने दिल्ली के एम्स में सीट क्यों नहीं बढ़ाई? आपने दिल्ली के मेडिकल छात्रों के लिए सीट क्यों नहीं बढ़ाई? आपने दिल्ली के लोगों को फ्री रोड सेवा क्यों नहीं दी? आपने दिल्ली के लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट 10 टाइम्स क्यों नहीं इंक्रीज किया? आप तो IIT से पढ़े हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट सर। आप बहुत पढ़े लिखे हैं। देखो राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव भी, मगर मैं इनकी डिग्री को वैल्यू नहीं करता। हिंदुस्तान के बाहर के पढ़े हुए लोग हैं, ये हिपोक्रेटिक कल्चर में पड़े हुए हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के कल्चर में पड़े। एंड आई एम एन इंडियन, आई एम फ्रॉम ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। मैं तो मेरी धरती को ही सबसे अच्छा मानता हूँ। मेरी धरती के कॉलेज को, मैं मेरी धरती के कॉलेज से पढ़ा हूँ। आज एक सक्सेसफुल टीचर हूँ, एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ जो मुँह खोल के बोल सकता है, क्योंकि मैं वोट देता हूँ आपको। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो यार थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात कर लो। जाओ ना किसी देश में, एक फॉरेन ट्रिप कर लो, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी का कोई टाइप इंडिया से करा दो, लोगों के लिए जॉब जनरेट हो जाए। मेरा यही कहना है। लोग ये बोलते हैं कि विपक्ष आज ताकतवर नहीं। देखो, विपक्ष को ताकतवर होने के लिए ना सिंपल चीज़ है, मैं आपको ना उसकी सिंपल रेमेडी बताता हूँ।
from your side, you try to negotiate with countries and bring prosperous deals for the government of India. No matter you're sitting in the opposition of the government, it's okay. But you are still been selected by the people of India. You should work for the people of India. With this thought, मैंने आपको समझा दिया. उम्मीद करता हूँ आपको मेरा समझ में आई होंगी. और शायद राहुल गांधी जी को अगर बुरा लगाऊंगा, अखिलेश जी को बुरा लगाऊंगा, सपा पार्टी को बुरा लगाऊंगा, कांग्रेस को बुरा लगाऊंगा, अरविंद केजरीवाल जी को बुरा लगाऊंगा, आप पार्टी को बुरा लगाऊंगा, और भी पार्टीज को बुरा लगाऊंगा. पर मैंने जो बोला, एक टीचर होने के नाते, एक साइंस टीचर होने के नाते, और साथ ही साथ एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, मैंने जो बोला, मैंने मेरे मन की व्यथा आपको बताई. अपोजिशन को हम भी चाहते हैं डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग हो, बट अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग होने के लिए ना कुछ रेमेडीज़ मैंने बताई है. गो टू फॉरेन कंट्री, क्रैक द डील, call the Prime Minister, tell him to negotiate with the team, do the deal, make your face in the public, and then you tell that we are the right choice for the next government. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत. अपना ध्यान रखिए. धन्यवाद.